सूझ थी या और कुछ था? सूझ थी ना, है ना? टाइम रेगुलर आया करो, है ना? अब कल वाले मामले से आज वाला मामला साफ है, समय पर उठा करो, ठीक है? कई बार तुम्हारे अनुपस्थित रहने के कारण भी पता क्या होता है? टाइम पे न उठना, और फिर ब्रेन एक ये कह देता है यार आज तो लेट हो गया, अब क्या करेंगे, आधा तो चला गया, चल सो ही लेते हैं, है ना? तो दिमाग फिर सो ही लेता है। ओके, फिर उसका गिल्ट फील कब होता है? जब दूसरे दिन क्लास में जाते हैं तब गिल्ट भी होता है, यार आ जाता तो थोड़ा ठीक था। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता होगा कि जो तुम्हारे बिना नहीं होती हो सुबह सुबह। सुबह सुबह तो कम से कम घर वालों ने पढ़ने के लिए भेज रखा है, तो मुख्य काम तो यही है, इसको तो ढंग से करो। हो गया? तो एक तो आकृति बना लो, कैपिटल बी, वो खंडित बी कैसी बनाई थी? यूं। और एक क्या बनाओगे? ये बंधीकरण का नियम हो गया। और मैं जब जो नहीं आता है उसको दूसरे दिन हमेशा टोकता हूँ, याद रहता है ना कौन नहीं आया। हो गया? तो ये हो गए नियम 6। उत्पत्ति विकास, आकृति पृष्ठ, समरूपता, समानता, समीपता, बंधीकरण, ठीक है? ये 6 नियम होते हैं। टोटल नियमों की संख्या है 13। उनमें से हमारे जो उपयोग में है वो कितने आते हैं? 6। तो साइकोलॉजी गेस्टाल्टवाद का उपयोग मेडिकल साइंस रिसर्च में, डिफेंस रिसर्च में बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए देखो थर्मोटेक्निक बेस्ड एक डिवाइस बनाई गई कि जैसे आपकी रात को सेम आपने कपड़े पहन रखे हैं और सेम ही रात है, तो आप आकृति और पृष्ठ क्या हो गया? समान हो गया, आपको कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए ऐसे टेक्निकल डिवाइस बनाए जाते हैं जो उस अंधेरे के अंदर रेडिएशन डालेगा। अब मेरा बॉडी का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हीट तो दे ही रहा है ना, अपनी बॉडी हीट रिलीज करती है ना? और एक पूरे दिन में इतनी हीट रिलीज होती है बॉडी से कि 200 लीटर पानी उबाला जा सकता है। इतना हमारा एक बॉडी, ठीक है, 200 गैलन पानी को उबालने के लिए काफ़ी होता है। इतनी हीट हमारी बॉडी में होती है जो कि हम एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो इस कमरे को अंधेरे से युक्त कर दिया जाए, अपने ब्लैक कपड़े पहन रखे, कोई किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर भी हीट रिलीज होगी, अब आ रही है? जहाँ पर भी हीट रिलीज होगी तो वहाँ पर वो जो डिवाइस है उसको क्या कर लेगी? आप हीट वेव्स भेजोगे तो उसको टकराएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो आपकी आकृति उस मशीन में बन जाएगी। तो ये युद्ध के उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कैमाफ्लेज अपनाया जाता है, तो दिखेगा नहीं आदमी, तो हाँ, हीट सेंसर से पता लग जाएगा। तो ये सारा किसका उपयोग है? गेस्टाल्ट साइंस का उपयोग है। वहाँ साइंस नहीं है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के उपयोग को लिया गया काम में। अब लिखो गेस्टाल्ट सिद्धांत के नियम और उपयोग। गेस्टाल्ट सिद्धांत के उपयोग या महत्व, गेस्टाल्ट सिद्धांत का महत्व। तो एक तो लिखो प्यासा कोआ कहानी गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। प्यासा कोआ कहानी, ये साउंड आज अजीब सा हो रहा है। अब ठीक है? बताना ठीक है क्या?
अरे कुछ चेंज हुआ क्या भाई? अब बोल रहा हूँ तो कुछ आइडिया लगा। अरे वो बेस ही कम कर रहा हूँ, लेकिन वो दिक्कत ये है कि ये सिस्टम मेरे, अब गोल गोल से 8 बटन है यहाँ पे। अब ठीक है। देखो, प्यासा कोआ कहानी गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। फिर लिखो न्यूटन का, अब ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम, न्यूटन का कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल नियम गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि एवं अनुसंधान विधि एवं अनुसंधान विधि गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। अब मुझे सोच समझ के बताओ, एक तो होता है शिक्षण को पढ़ाना, किसी विषय वस्तु को पढ़ाना, ठीक है, और एक होता है कि उस विषय वस्तु का निर्माण करना। अगर आपको कोई बुक लिखने को कहा जाए या सिलेबस निर्धारण करने के लिए कहा जाए, तो तुम समग्र सोच के आधार पर लिखोगे या छोटी सोच के आधार पर? समग्र सोच का। जैसे कोई कंटेंट लिखना है तो आप उसको क्या करेंगे, सारे पहलू शामिल करोगे कि नहीं करोगे? तो पाठ्यक्रम का निर्माण तो क्या होता है, समग्रता के आधार पर। लेकिन पाठ्यक्रम को पढ़ाया जो जाता है, जो पढ़ाना होता है, वो होता है क्या, सूक्ष्म से पूर्ण की ओर, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। मीनिंग समझ रहे हो कि शिक्षण तो होता है अंश से पूर्ण की ओर। हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाते हैं और पूरी विषय वस्तु को बढ़ा देते हैं। क्लियर? लेकिन जो मुझे पढ़ाना है, क्या मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में याद रखूंगा, या मुझे तो सारी चीज याद होनी चाहिए? मुझे तो होना चाहिए ना, उसका उसका एक पूरी समग्र दिमाग में उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए ना, तभी मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत कर पाऊंगा, है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा तो कौन से अंश से पूर्ण, लेकिन मेरे दिमाग में जो पाठ योजना है वो क्या होनी चाहिए, पहले दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए मैं गेस्टाल्टवाद, सामाजिक अधिगमवाद, इधर संज्ञानवाद और व्यवहारवाद में रिलेशन ही नहीं समझता हूँ, तो मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो पाठ्यक्रम का निर्माण तो किसके आधार पर? गेस्टाल्टवाद के आधार पर। और शिक्षण होता है स्किनर के सिद्धांत पर। शिक्षण अंश से पूर्ण की ओर विधि पर या सूत्र पर, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण होता है पूर्ण से अंश की ओर। क्लियर? तो लिख लो, पाठ्यक्रम का निर्माण व्यवहारवाद पर आधारित है, सॉरी गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, दिमाग से निकल गया, गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। फिर लिखो पूर्ण से अंश की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या क्या
स्थूल से सूक्ष्म की ओर का शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। क्लियर? तो ये आपका हो गया गेस्टाल्टवाद, है ना। और अब आएंगे हम संज्ञानवाद का दूसरा सिद्धांत, और वो है आपका कौन सा? कुर्ट लेविन का तल क्षेत्र बिंदु सिद्धांत। तो आप हेडिंग डालो कुर्ट लेविन का तल क्षेत्र बिंदु सिद्धांत। आप नहीं लिखोगे? तल क्षेत्र बिंदु सिद्धांत तल क्षेत्र बिंदु सिद्धांत। लेविन कहाँ से हैं? लेविन कहाँ से हैं? को बताएगा? लेविन कहाँ से? व्यवहारवाद पूरा का पूरा कहाँ से है? अमेरिका से। ठीक है। और व्यवहारवाद के समकक्ष गेस्टाल्टवाद और बाकी सारे सिद्धांत कहाँ से रहे? जर्मनी से। हाँ, तो लेविन क्या है? जर्मनी से। तल क्षेत्र बिंदु सिद्धांत या क्षेत्र बिंदु सिद्धांत या सदिश कर्षण सिद्धांत। सदिश कर्षण, वेक्टर वैलेंस। वेक्टर वैलेंस या तलक्रम सिद्धांत। सॉरी, तलक्रम सिद्धांत। ठीक है। पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द टोपोलॉजी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। द टोपोलॉजी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब आप रुक जाएं एक बार इसको लिख के, अब समझो चीजों को क्या कह रहा है। लेविन क्या कह रहा है कि क्यों तो तुम उद्दीपक के पीछे पड़े हो, क्यों तुम अनुक्रिया के, क्यों अनुकरण के, और क्यों गेस्टाल्ट के। दो ही चीजें प्रदान कर दो, सीखने वाला और सिखाने वाला। बड़ी सोच रखो समग्रवाद पर। क्या कि एक तो है सीखने वाला, दैट इज अधिगम करता, और एक है सिखाने वाला, वातावरण। तो वातावरण और अधिगमकर्ता के बीच में सीखने के लिए अंत्यक्रियाएं होंगी। इन अंत्यक्रियाओं के संबंध को समझना ही क्या है? अधिगम है। अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी व्यष्टि, क्या है? कोई भी व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब पर्सन, इकाई, जब वातावरण के साथ होती है तो वातावरण के साथ में वो अंतःक्रिया करती है।
संघर्ष करती है, और ये संघर्ष किसके लिए करती है? आवश्यकता के लिए, पूरा करने के लिए। तो आवश्यकता हल आ गया कि नहीं आ गया इसमें? आवश्यकता किसके कारण है? उद्दीपक के कारण, भूख के कारण, चालक के कारण। तो भूख भी आ जाएगी, उद्दीपक भी आ जाएगा, और क्रिया कर रहा है तो अंत्यक्रिया अनुक्रिया भी आ जाएगी। तो उसने सारे व्यवहारवाद को एक साथ ही समेट दिया। अंत्यक्रिया कर रहा है, और अंत्यक्रिया ऐसे अपन बैठे हैं तो अगर भूख लगे तो ही खाना बनाने की अंत्यक्रिया करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं। चला के जीव अंत्यक्रिया नहीं करता है। तो इस इंटरेक्शन से उस वातावरण में सकारात्मक अंत्यक्रियाएं होंगी, और क्या होंगी? नकारात्मक अंत्यक्रियाएं होंगी। ये हल का सिद्धांत चल रहा है अभी तक तो? क्यों? नकारात्मक अंत्यक्रियाएं असफलता को बढ़ाती हैं, इससे तनाव आता है, इससे संघर्ष बढ़ता है, और आवश्यकता की मांग बढ़ती है। ये नेगेटिव इंटरेक्शन का परिणाम है वातावरण में। ठीक है ना? आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी। सिंपल सा सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का। ठीक है? आवश्यकता बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो संघर्ष बढ़ता है। वो जो भी है, मतलब कैसे भी समझ लो आप इसको। आपका सब्जेक्ट हो सकता है शायद, है ना? इकोनॉमिक्स होगा आपके सब्जेक्ट। तो डिमांड एंड सप्लाई का एक लॉ होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है? जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि मांग कम होती है और आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो खींचातान ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सीट कम हो और कैंडिडेट ज़्यादा हो तो संघर्ष अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल ऐसे समझो कि 2013 में मैंने आरएस मेंस दिया, और आरएस मेंस में मैंने शायद सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत इसी में की थी। बाकी मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन जितना मैं मेरा एक्सट्रीम एफर्ट कर सकता था ना लाइफ का, वो मैंने इसमें किया था। मेंस क्लियर भी हुआ, है ना? इंटरव्यू में भी गया, और ये रिजल्ट आता है 17 में, ये 13 वाला, और ये फिर रद्द भी हो जाती है। कोई मीणा साहब थे, उन्होंने पेपर वगैरह पूरा पलट दिया था। जयपुर में ही रहते थे। आया था ना 13 की आरएस वैकेंसी रद्द हो गई थी, फिर मेंस दोबारा हुई थी। हाँ हाँ, जो भी कुछ प्रकरण था ऐसा कुछ हुआ था, उन चीज़ों को तो हाँ, अब जो भी है कि उसको क्या याद करना, है ना? लेकिन ये था, उम्मीद थी कि हो जाएगा, पेपर भी अच्छे हुए थे, और नहीं हुआ। 17 में ही मैं लेक्चरर बन गया। ओके? तो पहले ये बात पता चल गई कि रद्द हो रहा है, पेपर रद्द कर दिया, तो सारी उम्मीदें टूट गई कि नहीं टूट गई? तो ये वातावरण के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई कि नहीं हुई? नेगेटिव, असफलता। तो लाइफ में क्या आएगा? तनाव आएगा, जिंदगी का संघर्ष भी बढ़ जाएगा, है ना? और जब जॉब नहीं होता आदमी के साथ तो उसकी डिमांड भी क्या जाती है? तो उन असफल लोगों के साथ शामिल होगा जिनकी सेम डिमांड है, तो मांग भी बढ़ी है, तनाव भी, और संघर्ष भी बढ़ गया। क्लियर? दूसरी तरफ इसी समय मेरा ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आता है, मैं लग जाता हूं। तो ये अंतःक्रिया कैसी है? पॉजिटिव है।
इंटरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये होगी सफलता। ये सफलता किसका काम करेगी? अभिप्रेरणा का या पुनर्बलन का? यस और नो? तो तनाव को बढ़ाएगी घटाएगी? घटाएगी। और मेरी तो आवश्यकता की पूर्ति हो ही गई, तो मेरा संघर्ष भी क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों को उसने ये कहा कि लर्निंग इज इक्वल टू एनवायरमेंटल फैक्टर इनटू पर्सनल फैक्टर। पी क्या है? पर्सनल फैक्टर। और ये वाला सारा ये जो जुगाड़ मैंने बना रखा है, ये सब, ये क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। ये हुआ ना? तो दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। और इनमें आपस में क्या हो रही है? अंतःक्रिया। तो ये क्या है? गुणनफल। भाई यही तो हुआ ना? तो हम जब वातावरण में, इसको अधिगम का सबसे बेस्ट सिद्धांत कहते हैं, लेविन के सिद्धांत को। स्किनर ने तो व्यवहारवाद में सबसे अच्छा सिद्धांत बताया है हल के सिद्धांत को। चीज समझ में आई? हल के सिद्धांत को, आवश्यकता पुनर्बलन सिद्धांत को स्किनर बताता है कि व्यवहारवाद का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? हल का सिद्धांत है, जिसको हम नव व्यवहारवाद कहते हैं। और सीखने के सिद्धांतों में जो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है वो कुर्ट लेविन का सिद्धांत है, जर्मन्स का। और उसने कहीं पर भी ऐसी चीज, क्योंकि जब उद्दीपक दे रहे हैं तो पावलो टांग खींच देता है, स्किनर टांग खींच देता है, और स्किनर अपना सिद्धांत बताता है तो हल टांग खींच देता है। तो हल एक ही चीज पर डिपेंड है, व्यक्ति की आवश्यकता पर। तो व्यक्तिगत कारक हो गया, है ना? आप जब व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए वातावरण में कुछ है ही नहीं, आवश्यकता बनी रहेगी, भूख रहेगी, आपके पास खाना सामने दिखेगा नहीं, वातावरण से वो चीज पूर्ति नहीं हो, तो आवश्यकता की पूर्ति कैसे करोगे? क्या सीखोगे आप? इसका मतलब केवल एक चर पर रहना, निर्भर रहना क्या है? गलत है। उसके लिए इंटरेक्शन किसके साथ करेंगे ये भी होना क्या है? जरूरी है। तो इस भाई साहब ने दो चीजें ले ली। कौन कौन सी ली बताओ? एक तो व्यक्तिगत जीव ले लिया, और एक कौन ले लिया? वातावरण। और बोला इन दो के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो सीखना है। इसमें उद्दीपक भी हैं, अनुक्रियाएं भी हैं, है कि नहीं है? अनुकरण भी होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। समस्या आएगी तो क्या होगा? आवश्यकता की पूर्ति के लिए संज्ञान का विकास भी होगा। वातावरण में आवश्यकता को पूरा करने वाले इस कमरे में सारा सामान रख दिया आपने, आप सबको छोड़ दिया कि जैसे जैसे आवश्यकता महसूस करो वैसे वैसे ढूंढो, बनाओ, खाओ, और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज क्या क्या रख रखी है ना? तो नॉर्मली हम चीजों को ढूंढने के लिए कौन सा? संज्ञानवाद का इस्तेमाल करेंगे, गेस्टाल्टवाद का। तो सारे सिद्धांत क्या कर दिए? इसमें शामिल कर दिए। इसके लिए इन्होंने 3 शब्दों का सहारा लिया। एक तो सदिश, एक कर्षण, और एक तल क्रम, टोपोलॉजी, या स्थल क्रम या स्थलाकृति। ठीक है? तो एक तो शब्द कौन सा है? सदिश। एक कौन सा है? अपकर्षण या कर्षण। और एक है तल क्रम। अब सदिश का मतलब क्या है? वह सकारात्मक ऊर्जा, क्या? सकारात्मक ऊर्जा या
अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस। या निदेशन या निर्देशन। निर्देशन डायरेक्शन होता है, निर्देशन गाइडेंस होती है। डायरेक्शन में निर्देशों की अनुपालना में ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। तुम इसका निर्देशन करो, मैं तुम्हारा निर्देशन करूं तो मैं तुम्हें काम बताऊंगा और मेरे आदेशानुसार तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं इसको फॉलो करूंगा, चेक करूंगा। ये तो होता है डायरेक्शन। और मैंने सिर्फ तुम्हें क्या कर दिया, निर्देश दे दिए कि ये काम करो, मैं उनका ऑब्जर्वेशन ना करूं, तो ये होता है निदेशन, गाइडेंस। आप मुझे बस में मिल गए तो आपने कहा कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या करो। मैंने कहा यार ये बुक ले लेना, वहाँ से ये चीज़ पढ़ना, मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है। अब मैं आपके पीछे पीछे नहीं पढ़ूंगा कि बोल वो तूने किताब ली कि नहीं ली, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना। चीजें समझ में आ रही है। तो ये होता है निदेशन। तो शिक्षक तो होता है निर्देशक क्लास का, और कोचिंग का मालिक जो होता है वो होता है निदेशक, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि हम कई बार कितने गलत शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। निर्देशक और निदेशन में भी क्या होता है अंतर। अनुदेशन का मतलब होता है मैं तुम्हें अब अनुदेशित कर रहा हूं, आदेश जो देता हूं जिसमें एक संभावना छुपी हो कि काम हो जाएगा, वो होता है अनुदेशन। सकारात्मक ऊर्जा या अनुदेशन या निदेशन या निर्देशन जो व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में सकारात्मक दिशा प्रदान करे। तो सदिश का मतलब क्या होता है, दिशायुक्त। फिजिक्स में पढ़ते थे 11th क्लास में, वेक्टर। हाँ हाँ। तो जिस क्रिया में एक निश्चित दिशा हो, ओके, वो क्या है, वेक्टर, सदिश। अरे सदिश जिसमें दिशा साथ हो। तो सदिश का मतलब क्या है कि जब जीव सीख रहा है तो जीव के सीखने के दौरान वातावरण से उसको एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिले, गाइडेंस मिले, डायरेक्शन मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, जो उसे सही दिशा में भेज सकें या उसके उद्देश्य प्राप्ति में सही दिशा प्रदान कर सकें। इसको क्या कहते हैं, सदिश। क्लियर हो गया शब्द। अब मैं मान लीजिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेरे पास सही दिशा भी है, मेरे को डायरेक्शन देने वाले भी सारे हैं, लेकिन अगर मैं अब जो मेरा जो प्रोफाइल है वो आरटीएस तहसीलदार से बड़ा पद है मेरे पास, ठीक है। लेक्चरर तहसीलदार से बड़ी पोस्ट होती है। प्रिंसिपल इक्वलेंट टू एसडीएम होता है, क्लियर है। ग्रेड पे तो उसका एसडीएम से भी ज्यादा होता है। आई बात समझ में। प्रशासनिक अधिकारों को छोड़ दो तो वो एक अलग चीज है, एक्स्ट्रा चीज है वो। अगर बात वेतन की जाए तो मैं ऑलरेडी तहसीलदार से ज्यादा वेतन लेता हूं, क्लियर है। अब मान लीजिए मेरा आरएस में मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के दौरान मेरा आरटीएस में हुआ, तो आप कंडीशन को सोचो कि एक तो मैं जॉब के बिना हूं और एक ऑलरेडी मैं जॉब में हूं, ठीक है। तो जॉब के बिना हूं तो मेरा किसी में भी होगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, क्योंकि उस जॉब की आवश्यकता मुझे आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना, करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब ऑलरेडी मैं उसके समकक्ष जॉब में हूं या उससे ऊपर वेतन श्रृंखला में हूं, तो वेतन का तो मुझे कोई लाभ हो ही नहीं रहा है,
और अगर मैं आरटीएस में जाऊंगा तो मेरा तनाव क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या सोचूंगा, इससे बेटर तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्या उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा क्या, या मैं उस चीज को ज्वाइन करूंगा क्या, या वो पोस्ट मुझे, या जो एलाइड की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एलाइड की पोस्ट है तो बड़ी पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ज्वाइन करेंगे भाई, भाई क्यों ज्वाइन करेंगे। मीनिंग समझ रहे हो बात को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस आवश्यकता को हमें पूरा करना है वो आवश्यकता कम से कम हमें आकर्षित तो करे, वो उद्देश्य जो हमें आकर्षित करे, तब तो वो उद्देश्य पूरा होगा। जैसे आपको ग्रेड 3 में काम करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है, तो आपने 9, 18, 27, 9 साल बाद में क्या ले ली, एसीपी ले ली, तो आपका वेतन किसका है अब, ग्रेड 2 का है ना। और आप अपने घर के पास हो, आराम से जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वेतन किसका है आपका, ग्रेड 2 का है। और अब आपने एग्जाम दे के ग्रेड 2 में आपका सिलेक्शन हुआ, और आपका सिलेक्शन तो हो गया, और आपकी पोस्टिंग आ रही है आपके गृह जिले से 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर। समझ रहे चीजों को। आप जाओगे क्या, नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि वो उद्देश्य आपको आकर्षित ही नहीं करेगा। तो कर्षण का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपको खींचे कि मुझे प्राप्त किया जाए। आकर्षण यही तो होता है ना, किसी में आकर्षण होता है तो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, है ना। लेकिन आकर्षण ही नहीं हो तो, अब मैंने सेम बता दिया कि तहसीलदार और मेरे पद में मेरा पद बड़ा है, तो पद के हिसाब से देखें, वेतन के हिसाब से देखें, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, वो मुझे आकर्षित ही नहीं करेगा। हाँ, अगर एसडीएम पोस्ट पे होता हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वेतन भी क्या है, मेरे से ज्यादा है, और क्या है, अधिकार भी बहुत बड़े हैं, पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। इसका मतलब वह उद्देश्य जो व्यक्ति को उसे पूरा करने हेतु क्या करे, आकर्षित करे, उसको हम क्या कहते हैं, कर्षण। एक सदिश हो गया, दूसरा क्या हो गया, कर्षण। तीसरा होता है तल क्रम, वह स्थान जहां पर रहकर उद्देश्यों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। जैसे आप ग्रेड 1 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ग्रेड 1 की पोस्ट आपके लिए आकर्षण है। क्लियर है। और मेरे द्वारा दिए गए या बाकी साथी सम्मानित जितने भी गुरुजन हैं उनके द्वारा दी गई गाइडेंस क्या है, सदिश है। और जहां पर रहकर, मतलब इस एनवायरमेंट में जहां तुम बैठे हो, इसमें रहकर तुम्हारे उद्देश्य पूरे हों, तो ये एनवायरमेंट तुम्हारे लिए किसका काम करेगा, तल क्रम का। तो उसने ये कहा कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए 3 चीजें होना जरूरी हैं, और वो तीनों चीजें किस में होंगी, वातावरण में। क्या, गाइडेंस का होना जरूरी है जो कि सही दिशा दे, एक उद्देश्य का होना जरूरी है जो आपको क्या करे, आकर्षित करे। आकर्षित नहीं करेगा तो आप मतलब क्या क्यों करोगे। आपको खाना आपने खा सको, पेट भर के खा चुके हो, अब आपके सामने खाना रख दे कोई, आप उसकी तरफ शक्ल ही नहीं देखोगे उसकी कि खाएं कि नहीं खाएं। क्यों, क्योंकि आपको अब क्या नहीं है, वो खाना आकर्षित नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आवश्यकता ही नहीं है, तो आकर्षित नहीं कर रहा है। तो ऐसा उद्देश्य जो आपको आकर्षित नहीं करे वो पूरा ही नहीं हो सकता भाई। जो उद्देश्य, कई बार क्या होता है कि छोटी पोस्ट का मिलना पॉजिटिव भी होता है, और कई बार छोटी पोस्ट का मिलना आदमी को लाइफ टाइम खत्म भी कर देता है, प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि उसकी मिनिमम आवश्यकताएं क्या होने लग जाती हैं, पूरी। और जैसे ही मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो उसका आकर्षण नहीं बनेगा। एक मैं आपको रिसर्च बताता हूँ, उदयपुर भी जाता हूँ मैं पढ़ाने, ठीक है, तो वहाँ मैंने देखा, आप हैं क्या कि कोई उदयपुर की साइड से हैं क्या कोई आप में से, कोई नहीं है। तो वहाँ मैंने देखा कि जॉब प्रोफाइल में अच्छी जॉब प्रोफाइल किसी के पास नहीं है। कोई होटल में काम कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है ना,
लड़कियां ब्यूटी पार्लर चला रही हैं या ऐसा कुछ, मतलब एक छोटा मोटा जो काम चला हुआ जुगाड़ू जो जॉब होता है ना, वो कर रहे हैं। कारण है, जैसे